एक। और कोई? आपने भी नहीं बनाई? दो। बनाओ। जिन्होंने नहीं बना रखी है वो टेबल बना लो। आज तो कोई पेपर भी नहीं है, बाकी कहाँ गए आज? अरे दी आपको ये पूछ ले कि सर्वाधिक तन्यता किसकी होती है, क्या बताओगे रे? किसकी होती है? सोने की। इंग्लिश मीडियम वालों, इसको एल्यूमिनियम पूरा लिख लेना। नहीं है ना कि ये लास्ट में दोबारा पढ़ोगे तो ये सोचोगे कि आ क्या गया है यहाँ पर। तुम में से ऐसा कोई है जो राजस्थान की एग्जाम की तैयारी करता हो रे? सदा तूने आईबीपीएस का फॉर्म भर दिया? ओ मैडम जी, फोन बाद में चला लो। फॉर्म भर दिया आईबीपीएस का? तो एग्जाम देने में क्या जा रहा है? एग्जाम देने में क्या जा रहा है? वहां से आप क्वालिफाई दिखा दो। कौन सा वो आपसे रोल नंबर मांग रहा है? बीएससी अपेयरिंग दिखा के चलने दो। वो कुछ नहीं मांग रहा, वहां से बीएससी अपेयरिंग कर दो या बीए अपेयरिंग कर दो, पेपर तो देके देखो एक बार। आईबीपीएस की कट ऑफ जाती है ऐसे। और इस रीजनिंग से कुछ नहीं होने वाला वहाँ, ये भी तो देता हूँ अभी। बैंक की रीजनिंग अलग आती है। हाँ, सेल्फी ले ले अपने। कंट्रोल हो रही है? तू कितने दिन से है आज? हाँ। बीच में गायब था ना? हाँ। तो तू दिखाई आज ही है। अखबार में खाना लपेट के क्यों नहीं रखना चाहिए रे, क्या कारण होता है उसका? क्या कौन सा तत्व पाया जाता है? अखबार में कौन सा तत्व पाया जाता है? अखबार की जो इंक होती है उसमें कौन सा तत्व होता है? लेड।
लिख दिया? तो कर क्या रहे हो? फोन तो बाद में कर लेता, पहले ये लिखता। कोचिंग वाले ग्रुप में आई होगी ना ये? नहीं आई थी? Some metals have luster due to which they reflect the light incident of on them. बाकी लिखते जाओ, एक बात सुनो रे। आप अपने फ़ोन में है ना, कोई ये ऐप वैप डाउनलोड करते हो ना, उस टाइम पे थोड़ा ध्यान रखा करो रे। कल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मेरे पास किसी का फ़ोन आया था। तो आप क्या ध्यान नहीं देते हो कि अगला कौन सी प्राइवेसी की आपसे अलाउ मांग रहा है, कौन से नॉन अलाउ कर रहे हो? आप उस टाइम पे ध्यान नहीं देते हो, उस ऐप को चालू करने में ध्यान देते हो। खासकर लड़कियों, ये मान लो कि प्राइवेसी की धज्जियां उड़ जाएंगी। आप ये सोचते हो कि वो ऐप है ना, आपने फ़ोन को ऐसे बंद कर दिया तो वो फ़ोन बंद है ना, वो फ़ोन चालू है। अगले अगले के पास आपका कैमरे का एक्सेस रहता है। अगले आपका फ़ोन में कैमरा चालू कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा कि आप कि कैमरा हमारे फ़ोन को, कि आपकी स्क्रीन पे शो नहीं होगा कि आपके फ़ोन का कैमरा चल रहा है। तो इस पे इन चीज़ों में ध्यान रखा करो, बहुत ज़्यादा। हर कोई ऐप फ़ोन में डाउनलोड मत किया करो। क्योंकि जितनी जितनी टेक्नोलॉजी हाई हो रही है ना, उतने ही प्राइवेसी की धज्जियां उड़ रही हैं। और दूसरी बात, किसी को भी है ना, देखो आज तक आप, बैंक आरबीआई जारी करती है कि बैंक की ओटीपी किसी को नहीं देनी चाहिए। मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके फ़ोन की ओटीपी आप किसी को दो ही मत, चाहे किसी ऐप की ओटीपी हो। ये बात पहले से ध्यान रख लेना, नहीं आपके फ़ोन का क्लाउड बना देगा अगला। यदि चाहे कितना ही खास फ्रेंड हो, मेरा मानना है अपना फ़ोन ही मत दिया करो किसी को। क्लाउड बना लेगा ना अगला, तो आपके फोन की जितना डेटा आपके फोन में है वो सारा सारा डेटा उसमें जाएगा। आप जो एक्टिविटी अपने फोन में करोगे वो एक्टिविटी उसको दिखेगी।
क्योंकि मैं बताऊं, तुम लड़कियों का नाम मैंने क्यों लिया है, तुम लोग क्या है, अच्छी फोटो के चक्कर में हर कोई ऐप डाउनलोड करते हो रे। सही बता रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छी फोटो के चक्कर में आप हर कोई ऐप डाउनलोड करते हो। आजकल ये रील का टाइम आ गया, इसके इसके चक्कर में करते हो। ठीक है, या कोई, जैसे लड़कों में क्या है, लड़के ये ऐप डाउनलोड नहीं करते, लड़के करते हैं गेम वाले। ठीक है, कि बैठे बैठे हम ये खेल लेंगे, वो खेल लेंगे, फलान खेल लेंगे। आप कभी है ना, यदि किसी टेक्नोलॉजी वाले को नॉलेज हो, तो आप ये गेम खेलते हो ना, उसमें कौन सा नाम है उसका, अरे वो एक आया था ना, पबजी। पबजी का पूरा एक्सेस होता है आपके पबजी वाले के पास, पूरा कंप्लीट एक्सेस। आपने आजकल एक चीज देखी होगी ना, कि यार आपने ऐसे ऐसे सोचा या बोल ली हो आप कि यार ये चीज मिल जाए तो कहाँ मिल सकती है मेरे को ये चीज। आपने देखा होगा कि 10 घंटे बाद में आपके फोन के ऊपर है ना, उसका ऐड मिल जाएगा आपको, अमेजन का या फ्लिपकार्ट का या और किसी चीज का, तुरंत के तुरंत। यानी आपके फोन की वॉइस तक जा रही है अगले के पास। तो थोड़ा सा इन चीजों से बच के रहा करो। और दूसरा, एक आप है ना ये सोचते हो ना कि ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया तो ऐप फोन से एक्सेस चले गए ना, नहीं गए हैं। जीमेल में जाके एक ऐप वाला ऑप्शन आता है, वहां से जब तक उन सेटिंगों को वापस नहीं हटाओगे तब तक उनके पास एक्सेस रहेंगे रे। हाँ, लिख लिया आपने यहाँ तक? ठीक है, आगे आओ। देखो रे, हेडिंग लगा दो एक बार, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। कोष्टक में लिख दो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रासायनिक गुणधर्म, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कोष्टक में लिख देना धातु एंड अधातु। हाँ, एक बार इधर देख लो रे, थोड़ा सा क्या है, इनको ध्यान से समझ के चल लोगे ना एक बार, तो फिर आगे आपको परेशान नहीं करेंगे ये। देखो, कोई भी धातु होती है, जब वो किसके साथ अभिक्रिया करे रे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। कोई भी धातु जब किसके साथ अभिक्रिया करती हो, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, तो वो क्या बनाएगी रे, धातु ऑक्साइड। अब ये तो आपको सबको पता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखी है बातें, कि जब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी, ठीक है, तो बनने वाली चीजें क्या हो जाएंगी, सारी की सारी धातु ऑक्साइड बनाएंगी। धातु जब क्रिया करेगी ऑक्सीजन के साथ, तब भी क्या बना देगी, धातु ऑक्साइड बना देगी। बात ये नहीं है जो अपने को याद रखनी है, जो याद रखने की बात है वो ये है कि ये क्षारीय प्रकृति के होंगे रे। ये कौन सी प्रकृति के होंगे, क्षारीय प्रकृति के। आप देखो, मैं पीरियड टेबल में जब आपको पढ़ा रहा था, तब आपको एक चीज लिखवा के भी आया हूं, ठीक है, कि धातु ऑक्साइड, ठीक है, सदैव किस नेचर के होते हैं रे, क्षारीय नेचर के होते हैं। ठीक है, दूसरा, धातु कौन सा आयन बनाएगी रे, धनायन या ऋणायन, धनायन। कौन सा बनाएगी, धनायन, क्योंकि इनके पास जो हमेशा जो आयन बनेगा वो कौन सा बनेगा रे, धनायन आयन बनेगा। ठीक है, और दूसरा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो इनकी नेचर कैसी होती है, क्षारीय। इसका उल्टा चलोगे आप, ठीक है, कि जब धातु अभिक्रिया करती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो बनेगा तो क्या रे, धातु ऑक्साइड। लेकिन नेचर क्या होगी उसकी, अम्लीय। नेचर कैसी होगी, अम्लीय। कैसी हो जाएगी रे, अम्लीय नेचर हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना कि धातु जो ऑक्साइड होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है रे, सदैव क्षारीय नेचर होती है, और जो अधातु ऑक्साइड होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, इसका एक तरीके से दिमाग में ऐसे ऐसे फिट कर लो रे आप। अधातु होती है ना, अधातु, अम्ल क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और क्षार इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सदैव ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देंगे, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी हो रही है, क्षारीय हो रही है, और ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी हो रही है, अम्लीय हो रही है। ठीक है, और कोई ध्यान नहीं रखना आपको कि जहां इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा वहां बनने वाली चीजें सारी कैसी बनेंगी, लगभग 90% कैसी बन जाएंगी, अम्लीय बनेंगी। बाकी कैसी बनेंगी, सारी की सारी क्षारीय बनेंगी। कोई दो ऐसे उदाहरण बताओ रे, जो धातु के साथ धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, बनाते धातु ऑक्साइड है, लेकिन उनकी नेचर क्षारीय नहीं होती।
और जहां तक शायद केमिस्ट्री में मैं एक बार चर्चा भी करके आ गया उनमें से किसी ना किसी एक की, दो हैं, दोनों धातु हैं, इतना देखो हिंट दे रहा हूं आपको, दोनों धातु हैं, किसके साथ अभिक्रिया करेंगी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगी, बनने वाला क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड ही बनेगा, लेकिन उनकी प्रकृति कैसी नहीं होगी, क्षारीय नहीं होगी, ना अम्लीय होगी, इतना और बता देता हूं, उभयधर्मी होगी, उभयधर्मी होगी, अर्थात वो क्षारीय भी होंगे और अम्लीय भी होंगे, दोनों नेचर दर्शाएंगे, इसी तरह क्या कह देंगे रे, उभयधर्मी। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड ZnO जिंक ऑक्साइड, दोनों की नेचर कैसी होती है रे, उभयधर्मी होती है, अर्थात ये क्षारीय नेचर भी दर्शाते हैं, और कौन से दर्शाते हैं साथ में, अम्लीय नेचर भी दर्शाते हैं। लिख दो। देखो रे, आपको एक बात बताऊं, कल हम 3-4 सर खड़े थे नीचे, लगभग आसपास की सारी कोचिंग हो गए, यहाँ मदर्स तक के टीचर थे, तुम्हारी देखो एक वो सर, सब लगभग ये मानो कि हम हर टीचर की एक कमी बता रहे थे, उसमें आजकल जो नेचर मेनली जो कमी आ रही है वो आपको बता देता हूँ, यदि आप ये कमी करते हो ना तो आप सिलेक्शन की रेंज से सबसे पहले बाहर हो रहे। यदि आप अपने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते हो ना, ठीक है, जब आप अपने प्रॉपर नोट्स ही नहीं बनाओगे तो लास्ट में पढ़ोगे कहाँ से रे, सबसे बड़ा खेल है नोट्स बनाने का। यदि आपने प्रॉपर नोट्स बनाओगे ना तो आपको अपने नोट्स लिखे हुए बहुत आदमी को पढ़ने में भी सही लगते हैं कि यार मेरे लिखे हुए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर नोट्स जरूर बनाना। क्या रेगुलर कोचिंगें नहीं करनी होती, इनको यहाँ आके सबको बराबर बार बार पैसा देना नहीं होता, एक बार अपनी पढ़ाई हो गई, जबरदस्त पढ़ाई हो गई, ठीक है, उसके बाद में घर पे बैठ के पढ़ो, यदि सिलेक्शन नहीं होता है, ऊपर वाला करे हो जाए, लेकिन नहीं होता है, ठीक है, तो फिर क्या अपने पास नोट्स रहे, अपने पास मेरी क्लास से तो आपको एनी टाइम यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मैं किसी कोचिंग में रहो आपको पूरा जेके जीके मिलता रहेगा, ये टेंशन तो आप छोड़ दो, ठीक है। बाकी कुछ महानुभावों को तो ये पता है कि मैं और क्लासेस भी प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है, वो यदि पढ़ने वाले हों तो ये चीजें ध्यान रखो, सबसे पहले प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्योंकि ये होते क्या है, एक चीज आप एक चीज देखो, आज आज तक आपने अपने फोन में स्क्रीनशॉट लिए हैं, ठीक है, कब तक दोबारा देख लिए रहे उनको उठाए कभी, जब आप फोटो डिलीट करने आते हो ना तब देखते हो ये कहाँ से आ गई, तब आपको ये याद नहीं रहता कि ये स्क्रीनशॉट कहाँ से आया था। तो इस मोबाइल वाली दुनिया से ना थोड़ा साइड रहा करो, पढ़ते टाइम, पढ़ते टाइम पढ़ो ही। धरती का सबसे इजी काम है पढ़ना, धरती का, इससे खतरनाक काम नहीं है, बताऊं क्यों इजी है इतना, कारण सुनो रे, आपने सही तरीके से पढ़ाई की, नौकरी लग गई, यानी आगे की पूरी लाइफ सेट है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। आपने बिजनेस खड़ा किया, आपको हजारे टेंशन रहेंगे, यार आज वो एम्प्लॉय नहीं है, आजकल ये काम सही नहीं कर रहा, आजकल वो नहीं कर रहा, फलान नहीं कर रहा, वो अपने सेकेंडरी काम है, वहां भी आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप काम कैसे करोगे। देखो रे, एक चीज ध्यान रखना, ये तो हो ही गया जो भी मैं बात करके आया हूँ, ठीक है, ये लास्ट वाली जो लाइन है ना कि उभयधर्मी ऑक्साइड
ठीक है, अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। इस लाइन को याद रख लेना। कोई भी उभयधर्मी ऑक्साइड हो, ये इन्हीं दोनों की बात नहीं है, कोई भी उभयधर्मी ऑक्साइड हो, चाहे वो किसके साथ अभिक्रिया करे रे, अम्ल के साथ, चाहे किसी के साथ करे, क्षार के साथ, चाहे एसिड चाहे बेस, लास्ट में बनाया गया साल्ट एंड वाटर। ये चीज आप दिमाग में फिट कर लो। दूसरा देखो, एक चीज तो ध्यान रखना रे, जब दोनों आगे वाला टॉपिक आएगा एसिड और बेस, वहां दोबारा एक बात आएगी कि जब अम्ल व क्षार दोनों, यानी ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे एक साथ, तब भी कौन बनेगा, लवण और साल्ट, ये लवण और आपका वाटर, ये दोनों ही बनेंगे। तो ये चीज दिमाग में फिट कर लेना आज ही। जहां दोनों ये एक साथ आए, अम्ल और क्षार, जहां भी दोनों एक साथ आ जाएंगे ना, वहां सदैव फॉर्मेशन किसका होगा, लवण एंड जल का, सदैव। कोई अपवाद नहीं है पूरी केमिस्ट्री में। हाँ, और दूसरा ये वाला है ना, ये वाला, ये आपके एग्जाम में एक बार आ चुका है रे, ये वाला एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। क्वेश्चन था आपके कि निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, तो जहां ऑप्शन में यही एक था, तो Al2O3, ये क्या होता है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। हाँ, अरे तो और भी तो है। तो रे नाखून क्यों खा रहा है तू। तुम में से कोई ऐसा है जो MSc या MA कर रहा हो। MA कर रहा है। कर ली। किस सब्जेक्ट से। मैथ से। नेट जीआरएफ का पेपर दे 18 तारीख वाला। देख के तो देख। देने में क्या जाता है। नॉलेज मिलेगा। अलग अलग ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तू लगेगा ये धरती पे एग्जिस्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन। और गलती से मान ले तुक्का लग गया। अरे लग गए ना। कई बार विश्वास रखना चाहिए, कई बार तुक्के सेट हो जाते हैं। हाँ, तो क्या पता नेट क्लियर हो गई, तो ये मान ले कि तेरी मौज है, तेरे को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं, किसी भी कॉलेज में जाके डिग्री पटक और तुरंत की तुरंत ड्यूटी ज्वाइन कर। और JRF हो गई तो महीने के महीने 43,000 रुपए ले, 5 साल तक। शायद अभी 56 करने का प्रावधान है, चुनाव के बाद 56 कर देंगे। लिख दिया रे। लिख दो अगला। जब धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर अधात्विक ऑक्साइड बनाती है, जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है, एसिडिक नेचर। ये नॉन मेटल है, यहाँ लिखो। इसमें आया नहीं है, क्योंकि वहां ऊपर आ धातु लिखा गया, तो जब इंग्लिश कन्वर्ट हुई है ना,
तो ये मेटल ही लिखा गया सीधा। पिछले 2 दिन की यहाँ की कोई घटना बताओ रे। मैंने बोर्ड पे 2 नाम लिखे हैं, सूरत और इंदौर। पिछले 2 दिन की यहाँ की कोई घटना बताओ। कल की है इंदौर की तो। क्या हुआ था? नामांकन वापिस हुआ था। किस कारण? नामांकन वापिस करते टाइम, नामांकन वापिस नहीं, रद्द हुआ था एक तरीके से वो। सूरत वाला तो रद्द हुआ था, ठीक है। सूरत वाले बाकी 8 ने ले लिए थे, एक ने रद्द कर दिया। तो लास्ट में बचा कौन था? सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी का कैंडिडेट बचा था, जिसे क्या कर दिया गया था रे? निर्वाचित, वो विजेता घोषित कर दिया गया था। एक तरीके से गलत है, एक तरीके से, क्योंकि वहां जो बाकी प्रतिद्वंदी थे वो प्रेजेंट नहीं थे। प्रतिद्वंदी जो लास्ट वाला प्रतिद्वंदी होता है उसका प्रेजेंट होना क्या होता है? जरूरी होता है। दूसरा, इंदौर वाले में जो होता क्या, जब भी आपको चुनाव उनाव लड़ते हो ना रे, तो आपको 5 या 10 आदमियों के साइन करवा के, वो हर सीट वाइज अलग अलग होते हैं, ठीक है। उनके साइन करवाने पड़ते हैं कि हाँ हम इस आदमी को जानते हैं और इसका नेचर स्वभाव जो इसने भी डेटा लिखा वो सही है, ठीक है। तो उनमें से किसी के साइन गलत थे, उसकी वजह से इसका रद्द कर दिया गया था। तो ये 2 हैं जिसके ऊपर शायद सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान लेगी या नहीं लेगी, वो आज पता चलेगा, ठीक है। आप इन घटनाओं को सही मानते हो लोकतंत्र के हिसाब से? लोकतंत्र के हिसाब से ये घटनाएं क्या है रे? गलत है, क्योंकि एक पार्टी की सीटें सिर्फ खारिज हो रही है हमेशा। क्या बीजेपी वालों के सभी के ही जो फॉर्म भरे गए हैं वो सही भरे गए हैं, और कांग्रेस वालों के सभी के गलत भरे गए हैं, ठीक है। क्योंकि घटनाएं किसके साथ हो रही हैं? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस वालों के साथ। तो शायद आने वाले टाइम में आपको दल बदल कानून जो आप पढ़ते हो, अनुसूची कितनी मेरे, दल बदल कानून अनुसूची 10 में, ठीक है। तो वहां एक प्रावधान है कि आप एमएलए या एमपी बनने के बाद किसी भी, जिस पार्टी से आप इलेक्ट होके आए हो, जिस पार्टी से आप निर्वाचित होके आए हो, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। यदि आप छोड़ते हो तो आपकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी? चली जाएगी। जिस सदन के लिए आए हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में दल बदल कानून में प्रावधान होगा कि निर्वाचन से पहले यदि किसी पार्टी ने आपको टिकट दे दिया है, ठीक है, तो आप निर्वाचित, जब तक आप निर्वाचन में क्षेत्र में हो, यानी आपके क्षेत्र का निर्वाचन नहीं हो जाता है, तब तक आप उस क्षेत्र में किसी पार्टी के साथ बदलाव नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते हो तो आप दल बदल के दोषी माने जाओगे, जिसमें दल बदल का दोषी का अंतिम फैसला कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। कौन लेता है रे? लोकसभा अध्यक्ष। जिस जिस सदन का अध्यक्ष होता है वो लेगा। जैसे मैं अभी लोकसभा की बात चल रहा हूँ, तो कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा में कौन लेगा? उपराष्ट्रपति, ठीक है। और विधानसभा में कौन लेगा? विधानसभा अध्यक्ष। तो पहले, अब लेकिन यहाँ देखो, निर्वाचित नहीं हुआ है, निर्वाचन क्षेत्र में है, तो यहाँ का अध्यक्ष शायद जो भी होगा अंतिम फैसला या तो निर्वाचन आयोग लेगा, या कौन लेगा रे? राष्ट्रपति लेगा, या राष्ट्रपति की सलाह पर कौन लेगा? निर्वाचन आयोग लेगा। कुछ ऐसा प्रावधान आना चाहिए जो मेरे हिसाब से सही है, कि ऐसी घटनाएं क्या हो रहे, रुके, ठीक है। तो इन चीजों को पढ़ा करो, क्योंकि अखबार में क्या जो चीजें इन दिनों में चलती होती हैं, कई बार आपके पेपर में मिल जाती हैं डिटो की डिटो। अपन सोचते हैं कि यार ये क्या मिलेगी, ठीक है, लेकिन वो की वो घटनाएं मिल जाती हैं कि तो जैसे ये क्वेश्चन बनता है कि भाई पहली वो सीट बताओ जहां चुनाव हुए ही नहीं, सीधा का सीधा निर्विरोध जीत गया अगला, वो कौन सी है? सूरत। 2 नंबर पे कौन है अब? इंदौर। हाँ, अरे यहाँ चुनाव होंगे, ये यहाँ निर्वाचित नहीं हुआ है, यहाँ चुनाव होंगे, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के ने अभी नामांकन किया है, सही है, शायद 3 या 4 लोग हैं जिनका नामांकन किया है, सही है। तो लेकिन वो फॉर्मेलिटी होगी एक तरीके से। हाँ, देखो रे, अगला 2 नंबर पे, अब देखो, आपने पहले अभिक्रिया किसके साथ करवाई? ऑक्सीजन के साथ धातु की। अब किसके साथ होगी? जल के साथ। तो
जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाएगी रे? ये मेटल है, प्लस साथ में कौन है? H2O। क्या बनेगा? देखो यहां बनेगा पहले कौन? धातु ऑक्साइड। और साथ में यहां से कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी रे? H2 गैस। H2 गैस यहां से क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। जब ये धातु ऑक्साइड ये जो बना है इसकी अभिक्रिया आप वापिस किसके साथ करवाओगे रे? जल के साथ करवाओगे, तब आपको आगे वाला जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? धातु हाइड्रोक्साइड। तब आपको क्या मिल जाएगा? धातु हाइड्रोक्साइड। धातु ने जल के साथ अभिक्रिया की। देखो ये पार्ट इतना जरूरी नहीं है, आपके नीचे वाला ये एक बार इसको भूल जाओ। सबसे पहले इसकी बात करो कि धातु किसके साथ अभिक्रिया की? जल के साथ अभिक्रिया की। बनेगा कौन? धातु ऑक्साइड। सबसे बड़ी बात है ये वाली, कौन सी गैस मुक्त होगी रे? H2 गैस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार आया हुआ है कि जब धातु जल की उपस्थिति में या जल के साथ अभिक्रिया करती है तो बनने वाला जो यौगिक होता है वो कौन सा बनता है? धातु ऑक्साइड। तो उसके साथ मुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है रे? H2। कौन सी होती है? H2। अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं, दिमाग में अभी फिट कर लेना। धातु की प्लस अधातु की यदि आप जल कोमा एसिड कोमा क्षार यदि इनमें किसी के साथ भी अभिक्रिया करवाते हो, ठीक है, तो ध्यान रखना यदि आपको अगला ये पूछे कि यहां से मुक्त होने वाली गैस कौन सी है तो सदैव कौन रहेगी रे? H2 सदैव रहेगी, कोई दूसरी गैस आ ही नहीं सकती यहां पर। लेकिन वो ध्यान रखना जल अम्ल और क्षार इन तीनों पे लागू होगी। जैसे मैंने आपको कौन से में एक शॉर्ट ट्रिक और बता के आया था चूने वाले में, कि चूने वाली जितनी भी कहानी है, चाहे वो क्यू क्लाइम हो, ठीक है, चाहे वो चूना पत्थर हो, ठीक है, चाहे वो भुजा हुआ चूना हो, कोई सा भी चूना हो, यदि आपको यहाँ ये कह दे कि हमको गैस देनी है तो कौन सी दोगे रे? CO2। और हमें गैस निकालनी है तब भी कौन से निकालोगे? CO2। सीधा शॉर्ट ट्रिक है उसका, और कोई वहां कोई दूसरी गैस आ ही नहीं सकती। सेम बात यहाँ है कि जब धातु अधातु जल या अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे, पहली बात तो गैस निकलती नहीं है, और अगला आपको कह दिया कि गैस निकल रही है तो कौन सी गैस निकलेगी? सदैव सदैव H2 गैस निकलेगी। धातु ऑक्साइड को जब आप दोबारा अभिक्रिया करवाते हो किसके प्रेजेंस में रे? जल की प्रेजेंस में, तब आपको कौन सा प्राप्त हो जाएगा? धातु हाइड्रोक्साइड। तो ये बात इसी में अब जो आएगी यही है। कि धातु जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड वह हाइड्रोजन गैस बनाती है, तथा धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो दो अभिक्रिया लिखी हुई हैं, धातु प्लस जल। धातु ऑक्साइड कौन सी गैस मुक्त हो गई रे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जगह आप यहाँ लिख लिया करो H2 गैस। और धातु ऑक्साइड की दोबारा अभिक्रिया करवाई किसके साथ? जल के साथ। तब आपको कौन मिल गया? धातु हाइड्रोक्साइड। मेटल रिएक्ट्स विद द वाटर टू फॉर्म metal oxide and hydrogen gas, and metal oxide react with water. Metal hydroxide। इंग्लिश मीडियम वालों इसको यहां से अलग करो रे, इसको नीचे लिखना, साथ मत लिख देना, यहां से अलग कर देना सभी क्रिया को। सिर्फ यहाँ आपको जो लाइन याद रखनी है ना, चाहे वो नोट लगा के चाहे नीचे लिख देना रे नोट, कि जब धातु जल के साथ
अभिक्रिया करती है तो H2 गैस मुक्त होती है। मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू फ्रॉम हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू फ्रॉम हाइड्रोजन गैस। इसको नोट लगा के जरूर लिखना इस लाइन को। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो H2 गैस मुक्त होती है, क्योंकि ये नोट आपको फिर भी दिख जाएगा, ये पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी इस लाइन के लिए। अतुल, तूने MSc मैथ से कर रखी है, तू यहाँ कर क्या रहा है मेरे ये समझ से बाहर आज। बहुत अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत हैं, लेकिन यदि MSc सही तरीके से की हुई है तब। कौन सी? ओगो, फिर क्यों नहीं की रे? फाइनल नहीं हुआ? तू तो अपने है ना, एक काम कर मैं बताऊं, या तो ये नेट जीआरएफ दे ले, ये नहीं दी जा रही है तो दिसंबर वाले पर देख के देख मेरे कहने से, ठीक है? इतना काम कर ले, नेट जीआरएफ की एक किताब ले आ, ठीक है? उसको एक बार निकाल ले। मैं कह रहा हूं कि नेट जीआरएफ में मैथ में और फिजिक्स में तुक्के इतने खतरनाक सदते हैं जितना तू सोच नहीं सकता। और इस बार एक मौज और कर दी है, नॉर्मलाइजेशन हटा दिया है। हाँ। अरे तो तेरे साथ ही नहीं, वो सबके साथ है। मैथ के MSc अपन साइंस वाले MSc कैसे करते हैं तेरे को पता नहीं है क्या? हाँ, तो एक बार देख के देख, यदि मैं तो ये कह रहा हूं, यदि वो डिग्री हाथ आ गई ना एक बार, तो ये मान लेना कि तूने जंग जीत दी है बहुत बड़ी। इतनी खतरनाक डिग्री है ये। यदि नेट की डिग्री हाथ आ जाती ना तुम्हारे, 2 डिग्रियां हैं यहाँ, नेट और JRF। जिसकी JRF क्लियर क्लियर होती है उसको नेट की डिग्री ऑटोमेटिक मिलती है, वो फ्री है इसके साथ। लेकिन नेट क्लियर हो जाए तब JRF आपको नहीं मिलेगी। लेकिन यदि अकेली नेट क्लियर हो गई है ना, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप बेहतरीन किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में 50 से 60 हजार के हकदार हो, आराम से, इजीली, ठीक है? और अभी तो इतना इतना क्या, नेट JRF के क्लियर क्वालिफाई बच्चे नहीं है। जब से लोगों को ये पता लगा है ना कि यहाँ JRF क्लियर करते हैं तो ये इतने इतने पैसे मिलते हैं इतने, तब से यहाँ करेज बढ़ना चालू हो गया है। और ये करेज अब है ना, इसको अब और बढ़ेगा, क्योंकि ये अमाउंट आने वाले दिनों में है ना, ज्यादा से ज्यादा शायद दिसंबर तक ये 56,000 हो जाएगी। जब आप कैलकुलेशन निकालोगे ना 5 साल की, तो आपके पास कम से कम 30 से 35 लाख की अमाउंट आती है रे, जितनी PG में लगती नहीं है एक व्यक्ति की। और ये कर देंगे शायद ज्यादा हो जाएगी ये। तो ये चीज, ये तो ये एग्जाम यदि किसी की MSc क्लियर हो रखी है, या इस बार तो एक रूल और चेंज कर दिया कि जो आपके, हमारे टाइम पे क्या सेमेस्टर वाले ये BA BSc नहीं थी, अब तो सेमेस्टर वाली BA BSc चल रही है। यदि आप अंतिम सेमेस्टर में हो, अंतिम सेमेस्टर में हो, तो आप नेट के लिए पेपर दे सकते हो, JRF के लिए नहीं, नेट के लिए। तो ये देना कभी, बहुत बढ़िया डिग्री है ये, एकमात्र ऐसी डिग्री है जो पैसे देती है रे भाई, कोई नहीं है जो पैसे देती है। और JRF के माध्यम से यदि आप बाहर से PG करके आ गए विदेश से, ठीक है, JRF विदेश में भी अलाउ है रे। यदि आप JRF के माध्यम से बाहर से PG करके आते हो तो फिर आपको ये अमाउंट नहीं मिलती, फिर आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट मिलती है। उसका शायद मेरे को पता करना पड़ेगा कितनी मिलती है, लेकिन ये नहीं मिलती, इतना पक्का है। इससे कम से कम 1.5 या 2.5 गुना मिलती है, वो पता करना पड़ेगी, ठीक है? यदि बाहर से PG करके आ गए
मैं कह रहा हूँ घर नहीं पहुंचोगे उससे पहले है ना ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे यूनिवर्सिटियों के। तो ये एक है ना, क्या अपने अपने वाले तो क्या सुन रखा है, बोले गवर्नमेंट नौकरी सब कुछ है। गवर्नमेंट नौकरी देखे जाए ना तो कुछ भी नहीं है, और है भी सब कुछ। दोनों दोनों बातें हैं इसकी। लेकिन यदि आप इस साइड नहीं जाते और इस साइड जाते हो, तो फिर आपको यहाँ थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, क्योंकि तुम लोग जहां सोचना बंद कर दोगे ना, वहां से तो ये क्वेश्चन आना शुरू होते हैं, उससे भी 20 कदम आगे होते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, समझ में आ गया तो ये कहोगे यार ये ऑप्शन इसके पॉसिबल हैं। आप कभी देख लेना, आज नेट जीआरएफ के पुराने वाले पेपर डाउनलोड कर लो, जिस जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता हो उसके पेपर डाउनलोड करके देख लेना आप। हाँ, आगे चलो। देखो रे 3 नंबर, जब धातु किसके साथ अभिक्रिया करती हो रे, तनु अम्लों के साथ। कौन से एसिड है ये, डाइल्यूट एसिड है। तनु और सांद्र में समझते हो रे। एक दिन क्लास में बात की थी मैंने इनकी, तनु और सांद्र। तनु में तो पानी ज्यादा ज्यादा होगा, और सांद्र में एसिड की मात्रा क्या होगी रे, ज्यादा होगी। ठीक है, तो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो बनाई क्या रे, जब धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो ऑक्साइड बनाएगी हाइड्रोक्साइड बनाएगी, हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगी रे, हाइड्रोक्साइड। तो धातु हाइड्रोक्साइड। और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी रे, H2। कौन सी गैस निकल जाएगी, H2। अब यहां से आपको एक चीज और याद रखनी है। ठीक है, देखो जो पहले वाली जो H2 गैस निकलती है ना, उसके लिए जो जो अपन धातु जब किसके साथ अपन अभिक्रिया करती हो, जल के साथ अभिक्रिया करती हो, तो वहां से कौन सी गैस मुक्त होती है, H2 गैस मुक्त होती है। उसके लिए टेस्ट है वो नॉर्मल टेस्ट है, जिससे आप पता कर सकते हो कि H2 गैस निकल रही है। इसके लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है रे, कि इस गैस का यदि पता करना हो तो आप पोप टेस्ट करते हो रे। और उस पॉप टेस्ट में जब ये H2 गैस बाहर निकलती है, तो ध्वनि कैसी निकलती है रे, पट पट की। कैसी ध्वनि निकलती है, पट पट की। होता क्या है कि देखो, एक साइड बीकर लगा हुआ होगा, ठीक है, बीकर में आप क्या करोगे, एक अम्ल की मात्रा होगी, ठीक है, उसमें कौन सी धातु डाल देंगे अपन। धातु डालने के बाद में इस बीकर के ऊपर एक कीप लगी हुई होती है ऐसे, ठीक है। यहाँ ये जो कीप जिसमें खुलेगी, ठीक है, यहां इसमें पानी रहेगा। जब ये H2 गैस के बुलबुले बाहर की ओर निकलेंगे ऐसे, ठीक है, तो जब आप इनके पास क्या लेके आओगे रे, आग लेके आओगे, तो ये पट 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 पट, पट किस आवाज से क्या रहते हैं, जलते रहते हैं। सेम आपके ये जो तीसरा लेसन है आपकी 10th क्लास में आज के दिन एनसीईआरटी में, ठीक है, वहां ये डायग्राम पूरा का पूरा ऐसा कैसा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो इसे क्या कौन सा टेस्ट कहते हैं रे, पोप टेस्ट। तो ये क्वेश्चन आता कैसे है कि जब धातु के अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो H2 गैस का पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, पोप टेस्ट। ठीक है, अगला आपको पूछ ले कि भाई कौन सी साउंड उत्पन्न होती है, तो कौन सी साउंड उत्पन्न होगी, पटपट की साउंड। और किसके लिए किया जाता है रे, H2 गैस के लिए। कौन, जब अभिक्रिया किसके साथ होगी, तनु अम्लों डाइल्यूट एसिड के साथ। तो लिखो। अरे अनु है यहाँ, तनु करो इसको। यहाँ डाइल्यूट करो।
और इन दिनों में गर्मियाँ ज्यादा बढ़ गई हैं तो पानी वानी की मात्रा ठीक से रखना, नहीं निपट जाओगे। गर्मियाँ ज्यादा हो गई हैं तो पानी वानी की मात्रा ठीक से रखना। और एसी से परहेज करना। इस फ्रिज से जितना बचा रहेगा उतना ठीक है, गला जिंदा रहेगा। प्रस्ताव रखूंगा आज। एसी से परहेज इसलिए करना कि क्योंकि आप थोड़े बहुत ही बाहर निकले तो आप बीमार होने की पूरी पूरी संभावना हो जाएगी। तो कोशिश करना कूलर ही जिंदा रहे। लिख दिया रे। नंदू तेरे को मजाक मिल गया रे। देखो रे, धातुएं तो अब इधर देखो एक बार पहले कि अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, नहीं कर सकती, क्योंकि अधातुएं क्या नहीं करती हैं रे, इलेक्ट्रॉन प्रदान नहीं करती हैं। जो अभी मैं आपको बात बता के आ रहा था ना, ठीक है, तो अधातुएं कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देंगी, तो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं होगी। अब ये लाइन आपको अलग से याद इसलिए रखनी है क्योंकि होता क्या है, अब तक अपन सारी अभिक्रिया करवाते आए हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी कि ये अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये ध्यान रखना कि अधातुएं कभी एसिड के साथ अभिक्रियाएं नहीं करेंगी। इसके बाद धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं। तो सेम की सेम बात ये वापिस आ गई है यहाँ। दूसरा, अधातुएं क्षार के साथ क्या देती हैं रे, लवण देती हैं। तो ये लास्ट बात है, ये लिख दो ऐसी की ऐसी। दिमाग में ये चीजें ऐसे फिट करो रे। तुम लिखते जाओ, मैं बोलता जा रहा हूँ वो सुनते जाना। अच्छा इस साइड आऊंगा दिखेगा नहीं। कि जब भी कोई धातु या अधातु कि आपको ये बोल दे कि अगला की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो क्या बना दोगे, ऑक्साइड बना दोगे। ठीक है, कोई गैस वहां से मुक्त नहीं होगी। दूसरी बात, जब धातु या अधातु किसके साथ अभिक्रिया करे रे, जल के साथ अभिक्रिया करे, तो आपको अंतिम प्रोडक्ट तो क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड। लेकिन यदि आप अभिक्रिया को बीच में रोक देते हो तो क्या मिल जाएगा आपको, ऑक्साइड। उसके साथ कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी, H2 गैस मुक्त हो जाएगी। जब भी, अब देखो एक ट्रिक और यहाँ काम करेगी कि आपको आंख बंद करके अगला ये बोल दे कि धातु या अधातु की अभिक्रिया हम अम्ल से या क्षार से करवा रहे हैं, तो बनने वाली चीजें सारी की सारी सदैव कैसी होंगी रे, साल्ट। सब में क्या लिखते आ रहे हो आप, लवण लिखते आ रहे हो, साल्ट बन रहा है सब में। ठीक है, अब यहाँ बस इतना फर्क है, जब भी एसिड के साथ अभिक्रिया होगी तो कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी, H2 गैस मुक्त हो जाएगी। क्षार में कभी भी H2 गैस मुक्त नहीं होगी। कोई बताएगा रे क्षार में H2 गैस मुक्त क्यों नहीं होती। कोई बताओ रे क्षार में H2 गैस मुक्त कैसे नहीं होती। लगभग थोड़ा बहुत तो ये पढ़ के आए हो आप, एक बार इधर देखो, ये पढ़ के आए हो, पीएच वाली स्केल में ये पढ़ा है, H+ एंड OH नेगेटिव। ये किसको दर्शाता है, एसिडनेस को, अम्लता को। और ये किसको दर्शाता है, क्षारकता को। ठीक है, अब देखो ये होगा ना, ये जब ये होगा तो एक लवण बनाने के लिए जो सबसे मेन महत्वपूर्ण घटक होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, OH होता है। तो ये साथ साथ में क्या बना देगा, साल्ट बना देगा। लेकिन यहाँ जो ये H+ है और दूसरा H+ है, ये मिलके जो फ्री घूमते रहेंगे, ये कौन सी गैस मुक्त कर देंगे, H2 गैस मुक्त कर देंगे। इसलिए देखो जब भी एसिड के साथ अभिक्रिया हो रही है तो कहीं कौन सी गैस निकल रही है आपकी, H2 गैस निकल रही है। दूसरा, जब आपने उसकी अभिक्रिया करवाई की थी जल के साथ, तो जल को जब आप जल में आप विद्युत सप्लाई दोगे तो जल किस में टूटेगा, H+ और OH नेगेटिव में। तो ये तो चला गया किसके साथ, ऑक्साइड के साथ। अब ऑक्साइड जब बना रहे हैं तो यहाँ से एक H और मुक्त हो गया। जो ही एक H मुक्त हुआ, एक H पहले से था, तो कौन सी गैस निकल गई, H2 गैस निकल गई। लेकिन जब तुम्हारे दोबारा जल के साथ अभिक्रिया करवाई तो H2 गैस नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, क्योंकि ये OH सीधा सीधा क्या बना गया, वहां हाइड्रोक्साइड बना गया। तो अमल में इसलिए निकलती है क्योंकि वहां कौन प्रेजेंस होता है, H+ पाया जाता है। और क्षार में इसलिए नहीं निकलती, वहां क्यों पाया जाता है रे, OH नेगेटिव पाया जाता है, जहां H2 की फॉर्मेशन नहीं होती है।
आज वाले में आपको सिर्फ 7 या 8 लाइनें याद रखनी है, बाकी सारी भूल जाओ चाहे। पहला, धातु ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है? धातु ऑक्साइड की क्षारीय है। कैसी होगी? क्षारीय है। धातु ऑक्साइड की अम्लीय है। दो ऐसे धातु ऑक्साइड जिनकी प्रकृति कैसी है होती है रे? एलोफेटिक होती है। वो कौन से हैं? उभयधर्मी, Al2O3 एंड ZnO। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, नाम याद रखा करो साथ में, ठीक है। इनकी नेचर कैसी होगी? उभयधर्मी, अर्थात ये अम्ल और क्षार के साथ जब ये बिक्रिया करेंगे तो क्या देंगे आपको? लवण और जल देंगे, ठीक है। इसके बाद धातु की जब आप अभिक्रिया करवाओगे किसके साथ? आप जल के साथ। जल के साथ करवाओगे तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको? धातु ऑक्साइड। साथ में कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी? H2 गैस। लेकिन इसी धातु ऑक्साइड की, इसी की जब आप दोबारा जल के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको? धातु हाइड्रोक्साइड। इसके बाद कौन सी अभिक्रिया आई थी? धातु की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? तनु अम्लों के साथ। तो बना कौन? लवण। और साथ में गैस कौन सी मुक्त हो गई रे? H2। उसकी प्रेजेंस किससे पता करते हैं अपन? पॉप टेस्ट से, ठीक है। इसके अलावा धातु की जब आप किसके साथ अभिक्रिया करवाते हो रे? अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो वापिस कौन बनेगा? लवण प्लस H2 गैस, ठीक है। लेकिन जब धातु की आप किसके साथ अभिक्रिया करवाते हो? क्षार के साथ, तो यहाँ से कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी।